topic that we're going to do today is potential energy. Okay, अगर तुम्हें heading डालनी है, अगर तुम notes बनाते हो तो तुम आज का heading डाल सकते हो. So today's topic is potential energy. और potential energy होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की वैसे तुमने सिर्फ सुन रखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि अगर मास है वो किसी हाइट पे पड़ा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh. ठीक है, लेकिन ये बहुत एक रूडिमेंट्री सा हमने डेफिनेशन बना रखी है पोटेंशियल एनर्जी की. ये सिर्फ तब तक वैलिड रहेगी जब तक इसके लिए एक बहुत ही बेसिक अजम्पशन है जो हमने मान रखी है, जो कभी बताई नहीं जाती. वो अजम्पशन ये है कि यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ऑब्जेक्ट, या उसका कितना भी मास है सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. जब तुमने थोड़ा सा ऊपर उसको उठा लिया h मीटर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी. ये mgh तभी होगी अगर सरफेस पे जीरो है. तो इस अजम्पशन के साथ ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh हो जाती है. और अगर तुम हाइट को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला भी वैलिड नहीं रहता. ये हम अभी अगले से अगले चैप्टर में देखेंगे ग्रेविटेशन, what is the actual meaning of potential energy. तो मतलब ये वाली डेफिनेशन मेरी थोड़ी सी गलत है क्योंकि ये एक assumption पे काम करती है कि यहाँ पे potential energy is zero, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. तो what is the true definition of potential energy is, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो potential energy की डेफिनेशन कोई है ही नहीं. पोटेंशियल एनर्जी को तुम डिफाइन ही नहीं कर सकते. You always define a change in potential energy. Okay, potential energy is a relative term, so you always define a change in potential energy. अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे जाया तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी. मैं कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ. ठीक है, ऐसा मैं बता नहीं सकता. मेरे को हमेशा अगर बताना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो किसी को रिलेटिव रख के बताना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे तुमसे पूछ लिया ना पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी, तो तुमने पहले किसी चीज को बेस रखा, तुमने इस वाले चीज को बेस रखा कि यहाँ पे जीरो तो इसकी mgh. इस तरीके से तुमने बेस रख के बताया. ठीक है, तो तुम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. एंड द डेफिनेशन फॉर change in potential energy is the negative of work done by a conservative force. Please note this down. Negative of work done by a conservative force is the change in potential energy. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी तो मैं IIT JEE सीधा सीधा इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, या फिर तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे, सिंपल सा सिनेरियो कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द ट्रू डेफिनेशन इज इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. अब तुम पूछोगे सर कंजर्वेटिव फोर्स का तो ठीक है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म्स में क्या होता है. सो आई एम टेलिंग यू कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी इज not defined. कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं कर सकते जब तुम्हारी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है. वो कभी भी फोर्स को स्टोर नहीं करके रखती. फॉर एग्जांपल जैसे फ्रिक्शन है ना नॉन कंजर्वेटिव, वो कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करे रखी. वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी एनर्जी उसकी. लेकिन कोई भी स्प्रिंग फोर्स है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग लगा, इसको तुमने दबा दिया इधर, तो वो एनर्जी उसमें सेव होगी, स्टोर होगी. अब तुम जैसे ही इसको छोड़ोगे ब्लॉक को, वैसे बम करके जाएगा क्योंकि एनर्जी तुमने सेव कर ली. सिमिलरली दिस थिंग. ठीक है, ये मान लो एक मेरे हाथ में कुछ पत्थर है, नीचे पड़ा था, मैं ऊपर ले आया. अब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है. जैसे मैंने छोड़ दिया, तुम इससे कुछ भी कर सकते हो. इस पत्थर से तुम टरबाइन चला सकते हो. तुमने देखा ये हाइड्रोलिक ही जो पानी से तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हो. सिर्फ यही तरीका है ना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने की. तुम्हारा पानी आ रहा होता है ऊपर से, अब पानी ऊपर से आ रहा होता है, तुमने किस चीज का फायदा उठाया, उसकी हाइट का. वो हाइट पे आ रहा था पानी, तो मतलब उसमें कुछ एनर्जी स्टोर थी, तुमने उस हाइट से पानी को गिरा दिया. अब क्योंकि वो एनर्जी स्टोर थी उसमें,
उस एनर्जी के साथ जब वो नीचे गिरा उसने आके टरबाइन घुमा, टरबाइन घुमा दी, मतलब हमारे पास काम आ गया। काम आने का मतलब क्या है, अब तुम किसी भी फॉर्म में उसकी एनर्जी क्रिएट कर दो। हमने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दी, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी था, काम। काम कहां से हुआ, वर्क डन बाय द हाइट। देखो पहले, अब यहाँ पे तीन चीजें हो रही है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस। एनर्जी कन्वर्ट हुई वर्क में, फिर वर्क कन्वर्ट हुआ एनर्जी। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। तो शुरू में क्या था, पानी के पास यहाँ पे एक वाटर है, पानी के पास था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पानी किसी हाइट से आ, मान लो हिमालय से चल के आई तुम्हारी गंगोत्री, ठीक है, अब वो किसी हाइट पे आ गई, हाइट से ऐसे बहती हुई आ रही है, तुमने बीच में एक डैम बना दिया, तुमने पानी को एक जगह रोक दिया और फिर नीचे 1 किलोमीटर नीचे टरबाइन लगा, तो एनर्जी तो ऑलरेडी थी उसमें पानी में, क्योंकि ऊपर से आ रहा था। अब तुमने फिर उसके बाद उस पानी को नीचे गिरा दिया, उस एनर्जी से तुमने काम करवा लिया, एनर्जी से तुमने काम करवा लिया, वर्क डन, टरबाइन घुमा दी उस एनर्जी की वजह से, तुमने काम करवाया, और काम करवाने की वजह से जब टरबाइन घूमी उस एनर्जी को तुमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक इंसान हुए थे बहुत साल पहले, उन्होंने बोला था कि एनर्जी तो कभी तुम बना नहीं सकते, ना कभी एनर्जी को तुम मिटा सकते हो, लेकिन तुम बीच में कुछ जुगाड़ लगा के तुम एनर्जी की फॉर्म चेंज कर सकते हो। क्या, एनर्जी की तुमने फॉर्म चेंज कर दी। ठीक है, तुम सोच के देखो, तुम एनर्जी क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, मेरे ना अभी हाथों में हीट प्रोड्यूस हो गई है, ओके, आई कैन फील द हीट इन माय हैंड्स, हीट एनर्जी मेरे हाथों में है, लेकिन ये मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने क्रिएट कर दी, मैंने ऐसे बना दी हीट एनर्जी, मेरे पास पहले कोई ना कोई एनर्जी थी, मैंने कुछ काम किया उस एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से वो वाली एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बिकॉज द फंडामेंटल्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर कि तुम एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और तुम एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तुम एट द मोस्ट कुछ ना कुछ बीच में जुगाड़ लगा के तुम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। यस, दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, so now the change in potential energy is the work done by a conservative force. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट्स से यहां पे ग्राउंड है, यहां पे एक ब्लॉक पड़ा है ऑफ मास m, तुमने इस ब्लॉक को ऊपर उठा दिया, तुमने उठा दिया या फिर ग्रेविटी ने उठा दिया, या फिर तुम इसको उल्टा एग्जांपल भी ले सकते हो, ये ब्लॉक यहां पे पड़ा है मास m at a certain height h, ठीक है, पहले यहां पे था मास m, तुमने ऊपर उठा दिया, तुमने ऊपर उठा दिया, अब तुमने ऊपर उठाया तो ग्रेविटी ने कुछ काम किया इसमें। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, मैं इससे अभी कितना काम करवा सकता हूं, तो उसके लिए तुमने मुझे बोला कि सर ये तो नहीं बता सकते कि कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हम ये बता देते हैं कि यहां पे जब जो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जब वो ऑब्जेक्ट यहां पे था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो मैंने तुम्हें बोला ऐसा करो, तुम ग्राउंड पे जीरो मान, ग्राउंड पे जीरो मान के मेरे को बता दो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h इज इक्वल टू, एक्चुअली में हमें लिखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका नेगेटिव, negative of work done by gravitational force which is a conservative force. अब work done by gravitational force को मैं देख रहा हूं force into displacement,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस, इज इक्वल टू, फोर्स को मैं क्या लिखूं, मास टाइम्स जी, एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच। नाउ फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। cos of 180 degree is -1. This gives me m. That means potential energy at a height h is mgh if and only if। अब इसमें एक बेसिक assumption है कि ग्राउंड पे मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी आ जाएगी, mgh। ठीक है, एक्चुअली में ये mgh क्या है, mgh is the change in potential energy from ground to height h, the change in potential energy is mgh। okay, do you have any doubts, please raise your hand, otherwise give me a thumbs up। सही है ये पूरा का पूरा, have 2 minutes, please note this down, फिर हम इसकी क्वेश्चंस करें। All right. Imagine there is a force. एक वेरिएबल फोर्स को लगा लेते हैं। वेरिएबल फोर्स है 2x। एक फोर्स है जो x के साथ चेंज होती है। अब जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा 5 मीटर पे होगा, ये फोर्स 10 मीटर होगी। ऑब्जेक्ट तुम्हारा 7 मीटर पे होगा, ये फोर्स होगी 14 मीटर, 14 न्यूटन। ओके, ये फोर्स चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ। इस फोर्स ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 पे, जब वो 1 पे था ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट when the object is at 2 meter। 7 joules, but not sure। Okay, I think that's the correct answer। या तो 7 joules होगा या फिर ये 13 जूल होगा। 7 जूल ही सही लग रहा है। देखते हैं डेफिनेशन, मेरे को पता है सिंपल सी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाद वाली -10 is equal to negative of -3 plus 10। yes, yes, that's the right answer। 7 joules is the right answer। Potential energy at x equal to 2 minus 10 is equal to negative of work done। negative of work done is equal to negative of, अब क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, work done is 2x dot dx is equal to, मैं बाद में लिख रहा हूं, नेगेटिव तो ऐसे ही रहेगा, 2 को बाहर निकाल दो तुम, this is x square by 2।
एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, लिमिट्स 1 2, ओके, सही है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें जब तुम लिमिट्स को पुट करोगे ये आ जाएगा 4 minus 1 is equal to 3, this gives me minus 3, this gives me minus 3. So my potential energy is equal to minus 3 plus 10, 7 joules. Your answer was absolutely correct, Sak. Very good. The potential energy at x equal to 2 is 7 joules. थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल फोर्स से लेते, चलो एक आर्म फोर्स लेते हैं, आम इंसानों वाली फोर्स लेते हैं, F2I प्लस 3J, एक सिंपल सी फोर्स है, कोई इसमें एक्स नहीं है, ठीक है, ये एक आर्म फोर्स है, ये किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है। अब यहाँ पे तुम एक्स नहीं लिख सकते, अब तुम्हें एक्स वाई लिखना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई, लेट्स से 0 1, तुम्हारा ऑब्जेक्ट था 0,1 पे, एनर्जी इतनी लगा लो 10 जूल, और ये डिस्प्लेस हो गया 2,4 पे। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2 4. ये तो आसान है यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, जैसे s 0 से 2 तक चला गया, मतलब 2i प्लस 3j, ठीक है, सेम ही है तुम्हारा, बस ये न्यूटन में होगा, मीटर में। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, F डॉट S, मतलब 4 प्लस 9 इज 13 जूल्स, वर्क डन आ जाएगा 13 जूल्स। वर्क डन का नेगेटिव क्या होगा, -13 जूल, and this -13 joule is equal to change in potential energy, that is potential energy is point minus potential energy is point. So potential energy at 2 4 is equal to minus, ठीक है, ओके। अब ये -3 क्यों आया, इसकी एनर्जी किसी चीज की नेगेटिव कैसे हो सकती है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। ओके, सो साइक योर आंसर इज -8 जूल। एक बार अनम्यूट करना, देखना मेरी गलती नहीं है। y plus 3j, force into displacement is 4 plus 9 13, negative is -13, -13 is equal to pi minus 10 minus 3, मेरा -3 जूल्स आ रहा है यार, साहब चेक करना एक बार, तुमने क्या गलत किया या मैंने कुछ गलत किया।
सर इंटीग्रेट करने के बाद -18 आ रहा है और उसको 10 से प्लस करेंगे तो -8 आ रहा है मेरा। नो डूड, अबे इंटीग्रेट क्यों कर रहा है यार? वेरिएबल फोर्स थोड़ा ना ये, सोच के देख। ये फोर्स है ना 2i + 3j, सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तुमको, और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 2i + 3j, ये भी सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में है, तो तुम इसको इंटीग्रेट कर ही क्यों रहे? सीधा सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो ना। यस, और अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना भी है तो भी तुम्हारा आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा करके देखते हैं। ठीक है, तुम्हारा -8 आ रहा है, एक बार चेक करना, थोड़ी सी कुछ गलती है, मुझे लगता है -3 आ जाएगा। एक बार दोनों तरीके से करके देखते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरे वाला तरीका। ठीक है, मेरे वाले तरीके से करते हैं, वर्क निकाल रहा हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2i + 3j डॉट प्रोडक्ट विद 2i + is equal to 4 + 9 is equal to 13। मैंने इस तरीके से वर्क डन निकाला 13 जूल्स। तुम्हारे वाले तरीके से वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन वाले तरीके। मैं इरेज करता हूं, मेरे वाले तरीके से आता है 13 जूल, तुम्हारे वाले तरीके से करते हैं। यस सर 13 जूल ही आएगा, वो गलती कर दी थी। यस यस, तो अगर करके देखना तो हमें कैसे करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू x वाली डायरेक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स dx, लिमिट्स क्या पुट करेंगे? 0 से लेके 2 तक। ठीक है, 2 तुम्हारा आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स क्या पुट करेंगे? 1 to 4, दिस विल बी 3 dy, this should give you 2 into इसकी इंटीग्रेशन x into 2 minus 0 plus 3 into 4 minus 1. This will give me 2 into 2 plus 3 into 3 is equal to 13 joules. ठीक है, तुम किसी भी तरीके से करो, your work done will be the same, लेकिन I would recommend, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स नहीं है, तो तुम सीधा सीधा उसको इंटीग्रेट नहीं करो। कि तुम एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। तो एक ग्राफ दे रहा हूं टाइम और वेलोसिटी का। टाइम वेलोसिटी का मैंने तुम्हें ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ है कुछ ऐसा। मैं तुम्हें पूछता हूं कि 0 से लेके 10 सेकंड तक इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो तुम्हें पता है velocity is equal to displacement on time, displacement is equal to velocity into time, displacement is equal to velocity into time। तुम लगाओ velocity कांस्टेंट है 6 है, इसकी velocity, इसकी velocity अगर 6 है तो ये velocity into time आ जाएगा ना, ये तुम्हारा टाइम, ये तुम्हारी velocity, वेलोसिटी इनटू टाइम करके तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मतलब ये जो पूरा इसका एरिया है, एरिया अंडर द VT कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द VT कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल था, 6 सिंपल था ये। अगर ये 6 ना दिया होता, इसकी जगह पे मैंने तुम्हें दे रखा होता तुम्हारी वेलोसिटी ऐसे जाएगी, तो भी तुम एरिया निकाल लेते ज्योमेट्री लगा। अभी तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला। अब तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे कुछ ना कुछ करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वर्स्ट केस में मैंने तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दे दिया। मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे है, अब निकालो 0 से लेके 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हारी ज्योमेट्री काम नहीं आएगी। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम लेके क्यों आए इंटीग्रेशन को, जरूरत ही क्यों पड़ी? अब क्योंकि इस कर्व की जो इक्वेशन थी, दिस इज समथिंग लाइक x² - 2x + 1 और समथिंग लाइक दिस। तुम इसको ज्योमेट्री लगा के इसका एरिया निकाल सकते, इसलिए हम इंटीग्रेशन लेके आए। इंटीग्रेशन वाले एक भाई साहब आए, वो न्यूटन ही थे, ठीक है, जिन्होंने लॉज दिए हमारे
3 लॉ ऑफ फिजिक्स वाले, वो न्यूटन के थे, वो बोले कि अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना है तो तुम लिमिट्स पुट करो 0 से लेके 10 और इसकी इंटीग्रेशन करो। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या है? x क्यूब अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x। इसमें तुम पहले 10 पुट कर दो, फिर 0 पुट कर दो, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा that answer will be the area of this curve। तो यहां से इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई। तुम इंटीग्रेशन सिर्फ तभी यूज करोगे जब तुम्हारी आम भाषा के, जो तुम्हारी आम मैथमेटिक्स काम में आएगी, तभी तुम इंटीग्रेशन यूज करोगे। यस, तो जब आर्मी में ट्रेनिंग देते हैं ना लोग, तो उनको ये भी सिखाया जाता है कि व्हेन यू हैव टू नॉट यूज द वेपन। अब मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें तुम्हारा आसानी से काम नहीं होगा, इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करनी है। तुमने इंटीग्रेशन की बात कर दी तो हम यूज करेंगे इसको। लेट्स से अ फोर्स इज इक्वल टू x स्क्वायर i प्लस y j प्लस z स्क्वायर k। ये एक फोर्स एक्ट कर रही थी, इसने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया 0 1 3 से लेके 4 5 8 तक। जब यहां पे था ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट थी 10 जूल। जब वो यहां पे चला गया ऑब्जेक्ट, तो बताओ डिस्प्लेस, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल। जब ऑब्जेक्ट यहां पे चला गया तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब तुम्हें यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इससे जो ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तुम ये एरिया निकाल नहीं सकते अपनी आम ज्योमेट्री को यूज करके। अब तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन, अगर तुम चाहते हो तो ना यूज करो। हम दोनों तरीके से करेंगे। ये जो बीच वाली टर्म है, इसके लिए तुम इसको बिना इंटीग्रेशन के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट यहां से फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच जाएगा। ओके, डन हो रहा है थोड़ा सा। नाउ यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल, पहले मैं x का वर्क डन निकाल लेता हूं। x का अलग निकालते हैं, y का अलग निकालते हैं, z का अलग निकालते हैं। x डायरेक्शन में वर्क डन निकालते हैं तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 to 4 और ये होगा x स्क्वायर dx। y डायरेक्शन में तुम वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 1 to 5 and this will be by a bar। z स्क्वायर में तुम इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम 3 to 8। इसको तुम्हें अगर सॉल्व करना है, so you will be writing this as x cube by 3। वैल्यूज पुट करोगे x cube by 3 की तुम 0 से लेके 4 तक, प्लस y स्क्वायर by 2। वैल्यूज पुट करोगे तुम 1 से लेके 5 तक, प्लस z क्यूब by 3। वैल्यूज पुट करोगे 3 से लेके 8। So like this you will find the work done। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना है। इस तरीके से तुम वर्क डन निकालोगे, फिर उसके सामने तुम माइनस साइन लगाओगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन, एंड दिस नेगेटिव ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस PE minus this 10। So PE minus this 10 will be equal to minus of work done। और इस तरीके से तुम अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो एट द फाइनल पोजीशन। यस, so this was all in potential energy due to gravity। अब पोटेंशियल एनर्जी उन चीजों में स्टोर हो जा सकती है जहां जहां पे योर फोर्स इज कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स वाज अ कंजर्वेटिव फोर्स,
तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की। सिमिलरली योर स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे या फिर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन हम कभी भी फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स।